तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर 4 को, जो कि है कंडीशनल एंड इटरेटिव स्टेटमेंट्स। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रिपीटेशन ऑफ टास्क एंड व्हाई इट इज नेसेसरी। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे बिल्कुल नए आए हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप चैनल को चेकआउट करें और अगर पसंद आता है तो जय महाकाल, जल्दी से जल्दी शेयर करिए, इसको शेयर करिए जल्दी से जल्दी। मैं एक दो विद्यार्थी के लिए नहीं आया तो बस एक कसम खा के जय महाकाल, जय राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ओके, खैर अब आगे बढ़ते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है रिपीटेशन ऑफ टास्क एंड इट्स नेसेसिटी। सबसे पहले हम इसकी नेसेसिटी को समझें उससे पहले जरूरी है रिपीटेशन ऑफ टास्क होता क्या है और इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है। इस चीज़ को हम समझेंगे एक एल्गोरिदम को क्रिएट करते हुए। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि राइट द एल्गोरिदम टू मेक अ पीनट बटर एंड जेली सैंडविच। हम मान लेते हैं कि हम एक रोबोट को पीनट बटर और जेली सैंडविच बनाना सिखा रहे हैं। तो हम उस रोबोट को जो फर्स्ट कमांड देंगे वो होगा पुट द ब्रेड, पीनट बटर, जेली, नाइफ एंड प्लेट ऑन टू द वर्क स्पेस। सेकेंड स्टेप होगा हमारा कि प्लेस 2 slices ऑफ ब्रेड ऑन द प्लेट। थर्ड स्टेप होगा हमारा यूजिंग द नाइफ स्प्रेड पीनट बटर ऑन 1 slice। फोर्थ स्टेप होगा हमारा इफ यू वांट जेली यूजिंग द नाइफ स्प्रेड जेली ऑन द अदर स्लाइस। फिफ्थ स्टेप होगा हमारा स्लैप द 2 slices टुगेदर, स्टिकी साइड इन। और सिक्स्थ स्टेप होगा हमारा रिपीट स्टेप्स 2 through 5 फॉर ईच सैंडविच नीडेड। इस सिक्स्थ वाले स्टेप को हमें ध्यान में रखना है। और आखिरी स्टेप होगा हमारा ईट द सैंडविच और सर्व द सैंडविच। तो इस सिक्स्थ वाले स्टेप को हमें ध्यान में क्यों रखना है? क्योंकि हमारा जो रोबोट है वो बिल्कुल बेवकूफ़ है। हमने उसे जो भी बोला है वो वही चीज़ें कर रहा है। अगर हम उसे बोल देंगे रिपीट स्टेप्स 2 through 5 फॉर ईच सैंडविच नीडेड, ये नेचुरल लैंग्वेज में तो ईजी है, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है इस स्टेटमेंट यानी कि 2 to 5 स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करना। हमें जितनी सैंडविच चाहिए 5, 6, 10, 20, 100 जितनी सैंडविच चाहिए उतने टाइम के लिए हमें इसे रिपीट करना होगा। और इस रिपीट करने के लिए हम नेचुरल लैंग्वेज में रोबोट को बोल नहीं सकते, उससे करना होगा प्रोग्राम। तो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट आता है रिपीटेशन फ्लो कंट्रोल का, जो कि होता क्या है? जो बेसिकली कंप्यूटर्स होते हैं वो रिपीटेटिव टास्क करने में माहिर होते हैं। लेकिन वहीं अगर बात करें हम ह्यूमंस की, हम ह्यूमंस एक ही काम को बार बार करके बोर हो जाते हैं। हम बार बार किसी काम को रिपीट करना पसंद नहीं करते। लेकिन कंप्यूटर किसी भी काम को रिपीट करने में माहिर होते हैं, क्योंकि उन्हें जितना बोला जाता है वो उतनी बार ही करते हैं और उतना ही करते हैं, राइट? इन कंप्यूटर प्रोग्राम्स रिपीटेशन फ्लो कंट्रोल इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिपीटेडली। जैसा कि मैंने बता दिया, रिपीटेशन फ्लो कंट्रोल इज ऑल्सो कॉल्ड इटरेशन और लूप। तो यानी रिपीटेशन फ्लो कंट्रोल को हम इटरेशन, जिसका मतलब लूप भी होता है, तो हम इन दो वर्ड से भी इस रिपीटेशन फ्लो कंट्रोल को समझ सकते हैं। पाइथन के अंदर या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो रिपीटेशन फ्लो कंट्रोल होता है वो बेसिकली 2 स्टेटमेंट से एक्सप्रेस किया जाता है। पहला है फॉर स्टेटमेंट और दूसरा है व्हाइल स्टेटमेंट। इन 2 स्टेटमेंट्स को हम आगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले जरूरी है समझना पाइथन के एक बिल्ट इन फंक्शन जिसे कहते हैं हम रेंज फंक्शन। तो सबसे पहले जरूरी है हमें इस रेंज फंक्शन को समझना। ये रेंज फंक्शन आखिर है क्या? तो जैसा कि नाम से ही आपको पता चल जा रहा है कि रेंज मतलब कुछ रेंज वगैरह की बातें हो रही होंगी यहाँ पर। तो रेंज फंक्शन बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है कि सिर्फ एक आर्गुमेंट होगा। ये जो रेंज फंक्शन है, इस रेंज फंक्शन में एक सिंपल आर्गुमेंट पास होगा इस पैरेंथेसिस के अंदर, जो कि एक आर्गुमेंट होगा। दूसरा होगा 2 आर्गुमेंट वाला जहां पे स्टार्ट और स्टॉप होगा। और थर्ड होगा हमारा 3 आर्गुमेंट वाला जहां पर स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप होगा। तो चलिए अब एक एक करके इन तीनों फंक्शंस को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहला है हमारे पास 1 आर्गुमेंट वाला, जो कि है पाइथन रेंज फंक्शन। हमारा जो पाइथन का रेंज फंक्शन है वो इतना है, राइट? वो सिर्फ इतना ही है रेंज, और उसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर हमने एक आर्गुमेंट पास किया जो कि स्टॉप आर्गुमेंट है। जब भी हम एक आर्गुमेंट पास करते हैं तो उसका मतलब स्टॉप होता है। अब इस स्टॉप का मतलब ये होगा, पाइथन ये समझता है कि मुझे ये जो आर्गुमेंट पास किया गया है मुझे यहाँ पे जाके रुक जाना है। तो जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, पाइथन यहाँ पे आके रुक गया।
अब ये स्टार्ट जब भी हम एक आर्गुमेंट पास करते हैं तो पाइथन हमेशा जो डिफॉल्ट स्टार्टिंग पॉइंट है 1 आर्गुमेंट वाले रेंज फंक्शन का वो है 0 से। तो पाइथन जब भी हम एक आर्गुमेंट पास करते हैं तो पाइथन हमेशा 0 से स्टार्ट करेगा और जो भी हमने आर्गुमेंट पास किया है स्टॉप रेंज के रूप में और पाइथन वहां पे जाके स्टॉप हो जाएगा। लेकिन हमें जो आउटपुट मिलेगा इस 6 में से एक माइनस होगा, राइट। इस 6 में से एक माइनस होगा, यानी जो भी हमने स्टॉप -1 यानी कि हमारे पास यहाँ पे 6 था, इसलिए हमें यहाँ पे आउटपुट जो मिला वो सिर्फ 5 तक था। ओके, अब दूसरा आता है 2 आर्गुमेंट वाला, यानी कि ये है स्टार्ट और ये है हमारे पास स्टॉप। यानी कि हमने यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट भी दे दिया। अगर हम यहाँ पे 0 की जगह 1 देते तो 1 से होता, 10 देते तो 10 से होता। ठीक है, हमने यहाँ पर 0 से दिया है। यहाँ पे रेंज फंक्शन जो है वो 0 से स्टार्ट होगा और 6 पे जाके स्टॉप हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया पिछले वाले एग्जाम्पल में कि जहाँ पे जो स्टॉपिंग पॉइंट होती है उससे एक कम वाले जगह पे हमें आउटपुट में मिलता है। तो 0 जहाँ से स्टार्ट होता है वो चीज़ तो काउंट होती है, लेकिन जो स्टॉप होता है जहाँ पर वो चीज़ काउंट नहीं होती। ये बात याद रखने वाली है। तो स्टार्टिंग में 0 से स्टार्ट हुआ और 5 पे आके हमें आउटपुट मिला। तो ये जो 0 और 6 के बीच में जो भी नंबर्स आते हैं वो हमें यहाँ पर आउटपुट मिल गए। अब बात करते हैं तीसरे टाइप के रेंज फंक्शन की, जो कि है हमारा, यहाँ पे हमारा होगा स्टार्ट, यहाँ पे होगा स्टॉप और यहाँ पर होगा हमारा स्टेप। ओके, तो इस स्टार्ट में स्टॉप में ये हमें समझ में आ गया। यहाँ पे ये नया टर्म है स्टेप। तो स्टेप का मतलब क्या होगा? अगर हम अभी के लिए इसको भूल जाएं तो हमारे पास सिर्फ स्टार्ट है और स्टॉप है, यानी कि 0 से लेकर 10 तक हमें रेंज को प्रिंट करना है। तो जो रेंज फंक्शन है वो हमें सिर्फ 0 to 9 तक आउटपुट रिटर्न करेगा। ओके, अब हमने यहाँ पर एक स्टेप कर दिया 2, तो इस 2 का मतलब होगा हम यहाँ पे जो भी नंबर पास करें, वेदर इट इज 1 2 3, तो उसका मतलब होता है कि उतने नंबर्स छोड़ के, यानी उतने स्टेप्स छोड़ के तुम वो वाला नंबर प्रिंट करो, यानी उतने नंबर वाला प्रिंट करो। ओके, तो जैसे कि हम यहाँ पे अगर समझें 0 to 9, यानी जो हमारा 0 to 10, ठीक है, 0 to 10 अगर स्टार्ट और स्टॉप की बात करें तो यहाँ से हमारे पास स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे हमारे पास आखिरी वैल्यू 9 है जो कि यहाँ पे खत्म हो रही है। ओके, अब ये हमने 2 स्टेप डाला तो ये होगा क्या कि पाइथन यहाँ से काउंट करेगा, ये फर्स्ट है। ओके, तो यहाँ पे इसके बाद ये एक छोड़ेगा और दूसरा वाला हमें यहाँ पर आउटपुट देगा, राइट। पहला वाला दिया इसने हमें यहाँ पर और फिर उसके बाद दूसरा छोड़ा। अब यहाँ से एक छोड़ेगा और दूसरा वाला हमें यहाँ पर प्रिंट करेगा, आउटपुट देगा। अब यहाँ से ये एक छोड़ेगा और फिर दूसरा वाला हमें यहाँ पर ये आउटपुट देगा। फिर उसके बाद ये यहाँ से एक छोड़ेगा और फिर दूसरा वाला हमें यहाँ पर आउटपुट में देगा। फिर उसके बाद ये एक छोड़ेगा और यहाँ पर जैसे कि रेंज हमारी तो यहाँ पे ख़त्म हो गई, 9 तक ही आउटपुट था। ठीक है, इसे दूसरा प्रिंट करना था लेकिन वहाँ तक तो रेंज पहुँची ही नहीं, इसलिए पाइथन ने यहाँ पर इस रेंज को एग्जिट कर दिया और हमें आउटपुट मिला वो सिर्फ इतना ही था। तो बेसिकली हम यहाँ पे अगर 3 देते तो एक छोड़ता, 2 छोड़ता और तीसरा वाला हमें आउटपुट में मिलता, फिर एक छोड़ता, 2 छोड़ता और फिर यहाँ पर हमें तीसरा वाला आउटपुट मिलता, फिर एक छोड़ता, 2 छोड़ता और फिर हमें तीसरा वाला आउटपुट मिलता। तो कहने का मतलब यही था कि स्टेप फंक्शन बेसिकली हम जितना छोड़ेंगे, जितना स्टेप देंगे, वो नंबर्स को प्रिंट करता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ मेंबरशिप ऑपरेटर्स की, जो कि होते हैं इन एंड नॉट इन ऑपरेटर्स। अगर आप चैनल पे बहुत पहले से हैं तो आपने मेंबरशिप ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ लिया होगा। वो 2nd चैप्टर में हमने मेंबरशिप ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ लिया था जिसका नाम था डेटा टाइप्स। ओके, लेकिन अगर आप अभी अभी आए हैं तो खैर हम यहाँ पे ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं कि इन और नॉट इन ऑपरेटर्स कैसे काम में आते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, ये 3 मैं चेक कर रहा हूँ, 3 इन, बेसिकली ये मेंबरशिप चेक करता है। तो 3 इन दिस सीक्वेंस, ओके, ये सीक्वेंस है, ये लिस्ट है, तो ये चेक करेगा 3 इन दिस लिस्ट। तो यहाँ पर हमारे पास 3 मिल गया। पाइथन ने यहाँ पर इस चीज़ को ट्रू रिटर्न किया। 8 नॉट इन दिस लिस्ट, जो कि सही है, पाइथन ने यहाँ पर ट्रू रिटर्न किया। A इन ट्रेड, जो कि हमें A यहाँ पर मिल गया, मेंबर है इसका, तो इसलिए पाइथन ने यहाँ पर ट्रू रिटर्न किया। और ये ऐश इन ट्रैश, जो कि यहाँ पर हमें ऐश मिल गया, इसलिए पाइथन ने यहाँ पर ट्रू रिटर्न किया। तो
इससे हम आइडिया ले सकते हैं कि पाइथन जो इन और नॉट इन ऑपरेटर्स हैं पाइथन के, ये सिर्फ मेंबरशिप चेक करते हैं। अगर हम एक और इससे अच्छा एग्जाम्पल लें तो मान के चलते हैं हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया और उसमें मैंने इनपुट लिया एंटर अ लाइन, मतलब मुझे यूज़र से एक लाइन को इनपुट लेना है और जो लाइन मैं इनपुट ले रहा हूँ उसको मैं स्टोर कर रहा हूँ इस लाइन वाले वेरिएबल में। ओके, अब मैं दूसरा इनपुट ले रहा हूँ जिसको मैं स्टोर करूँगा स्ट्रिंग नाम के वेरिएबल में, तो जो कि है एंटर अ स्ट्रिंग। ओके, तो इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि मुझे एक लाइन को इनपुट लेना है और उस लाइन के अंदर से एक कोई वर्ड इनपुट लेना है और फिर मुझे बताना है कि क्या वो जो वर्ड मैंने इनपुट लिया वो वर्ड क्या उस लाइन का मेंबर है या नहीं है। ओके, तो उस चीज़ को हम चेक कैसे करेंगे? उस चीज़ को हम चेक करेंगे यहाँ पर इफ एल्स स्टेटमेंट से। इफ स्ट्रिंग इन लाइन, ये बिल्कुल इंग्लिश भाषा है, राइट। इफ स्ट्रिंग इन लाइन प्रिंट स्ट्रिंग इज पार्ट ऑफ लाइन, एल्स प्रिंट स्ट्रिंग इज नॉट पार्ट ऑफ लाइन। अगर आपको ये समझ नहीं आया क्या हुआ तो आप वीडियो को 2 सेकंड के लिए पॉज कीजिए और एक बार इस कोड को बड़े ध्यान से देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा ये। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो मुझे आउटपुट में क्या मिला? ये मुझसे पूछ रहा है एंटर अ लाइन, मैंने यहाँ पर दिया आई एम पाइथन। फिर इसने मुझसे पूछा एंटर अ स्ट्रिंग, मैंने इसे दिया एम। इसने मुझे रिटर्न किया कि एम इज अ पार्ट ऑफ आई एम पाइथन। ओके, अगर मैं इस प्रोग्राम को दूसरी बार रन करूं तो इस बार मैंने एंटर अ लाइन जब इसने मांगा तो मैंने दिया आई लव माई इंडिया और एंटर अ स्ट्रिंग में मैंने दिया इंडिया, तो इसने आउटपुट रिटर्न किया इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ आई लव माई इंडिया। क्यों? क्योंकि जब मैंने लाइन इनपुट किया था जो कि था आई लव माई इंडिया, तो इंडिया में ये जो आई था ये अपर केस का था यानी कैपिटल लेटर का था, और जब मैंने स्ट्रिंग एंटर किया तो यहाँ पे स्मॉल लेटर का था। तो ध्यान रहे पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यानी कि पाइथन अपर केस कैरेक्टर्स को और लोअर केस कैरेक्टर्स को अलग अलग तरीके से ट्रीट करता है। अपर केस मतलब है कैपिटल लेटर्स और लोअर केस मतलब है स्मॉल लेटर्स। आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो एक बार खुद ट्राई कर सकते हैं टाइप करके, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। खैर, अब आते हैं अपने असली मुद्दे की बात पे, जो कि है इटरेशन और लूपिंग स्टेटमेंट्स। तो इटरेशन और लूपिंग स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो इट अलाउज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी परफॉर्म्ड रिपीटेडली अंटिल अ सर्टेन कंडीशन इज फुलफिल्ड, राइट। तो ये बेसिकली लूपिंग और इटरेशन जो है ये ऐसे ही काम करता है, जब तक कंडीशन सेटिस्फाई होता रहेगा तब तक वो जो हमारा कोड था वो रिपीट होते रहेगा। जैसे ही कंडीशन अनसेटिस्फाई हुआ कोड एग्जिट होके बाहर आ जाएगा, राइट। अब हमारे पास यहाँ पर 2 टाइप्स के लूप्स होते हैं। ओके, कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है हमारे पास काउंटिंग लूप्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि काउंटिंग लूप जो है यानी कि काउंटिंग, तो काउंटिंग का मतलब ये कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स के लिए रिपीट होगा, और इस फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स को रिपीट करने के लिए हम यूज करते हैं फॉर लूप, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब हमारा जो दूसरा टाइप है लूप का वो है कंडीशनल लूप। तो ये कंडीशनल लूप क्या होता है? ये एक, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक कंडीशन के बेसिस पे रन होगा। जब तक कंडीशन सेटिस्फाई होता है तब तक ये लूप रन होगा, और जैसे ही कंडीशन अनसेटिस्फाई होता है या फिर कंडीशन मैच नहीं करता तो कोड एग्जिट होके बाहर आ जाएगा और प्रोग्राम हमारा खत्म हो जाएगा। और कंडीशनल लूप हमारे पास व्हाइल लूप होता है, तो उस चीज को भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। खैर, सबसे पहले हम बात करते हैं इस काउंटिंग लूप की यानी कि फॉर लूप की। तो बेसिकली ये जो फॉर लूप है, जैसा कि हमने पहले जान ही लिया कि ये किसी एक फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स के लिए रिपीट होता है। जब तक वो काउंटिंग चलते रहेगी तब तक ये फॉर लूप अप्लाई होते रहेगा, लूप अंदर ही चलेगा, और जैसे ही वो काउंटिंग खत्म होती है लूप अपने आप बाहर आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके सिंटेक्स की। इसका सिंटेक्स कैसे काम करता है और कैसे होता है इसका सिंटेक्स। तो सबसे पहले यहाँ पर इस फॉर लूप को स्टार्ट करेंगे हम एक फॉर नाम की कीवर्ड से। यहाँ पर एक वेरिएबल होगा, यहाँ पर एक मेंबरशिप ऑपरेटर होगा, यहाँ पे इन है लेकिन हम चाहें तो यहाँ पे नॉट इन भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर हमारे पास कुछ सीक्वेंस होगा। यहाँ पर हमारे पास ये फॉर लूप जो है ये ब्लॉक होगा, यानी जब फॉर लूप खत्म होगा ये सीक्वेंस के बाद हमारे पास यहाँ पर एक ब्लॉक होगा। इस ब्लॉक का मतलब है कि हमारे पास अगले स्टेटमेंट में यहाँ पर इंडेंटेशन आने वाला है, और इंडेंटेशन जो कि है वो 4 स्पेस के इक्वल होता है,
और इस इंडेंटेशन के बाद स्टेटमेंट्स टू रिपीट होंगे। इसका मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट्स टू रिपीट हैं, ध्यान रहे, वो फॉर लूप के अंदर हैं। तो ये चीज़ को हमें ध्यान रखना है। अगर मैं इस सिंटेक्स को कंसीडर करके एक एग्जाम्पल दूं तो वो कुछ इस तरह होगा। ये रहा हमारे पास फॉर कीवर्ड, ये रहा हमारे पास वेरिएबल, ओके, और ये रहा हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर, और ये रहा हमारे पास सीक्वेंस जो कि एक लिस्ट की फॉर्म में है, ओके। और ये जो स्टेटमेंट्स टू रिपीट हैं वो रहे हमारे पास ये, ओके। दो स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं, राइट। इस एग्जाम्पल को हम कंसीडर करेंगे, लेकिन अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो फॉर लूप है ये काम कैसे करता है। इसके लिए हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेंगे जहां पर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया और इस वेरिएबल में मैंने एक स्ट्रिंग को स्टोर किया। तो स्ट्रिंग जो है वो एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है। इस स्ट्रिंग को जो कि हमने इस वेरिएबल में स्टोर किया है, इसका मतलब है कि ये वेरिएबल एक सीक्वेंस है, इसलिए हमने यहाँ पर ये फॉर कीवर्ड लिखा। ये रहा हमारे पास एक दूसरा वेरिएबल, और ये है हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर, और ये है हमारे पास सीक्वेंस, ये है हमारे पास ब्लॉक, और ये है हमारे पास स्टेटमेंट्स टू रिपीट। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो इस प्रोग्राम का जो आउटपुट होगा वो कुछ यूं होगा। अब मैं यहाँ पे चाहता हूं कि आप इस वीडियो को 2-3 सेकंड के लिए पॉज करो और अपना यहाँ पे दिमाग चलाओ कि यहाँ पे आखिर पाइथन ने किया क्या होगा। ध्यान रहे, यहाँ पर कैर इन वर्ड है, यानी कि ये वेरिएबल का प्रेजेंस चेक कर रहा है इस सीक्वेंस में। तो आपको कुछ वैसा दिमाग लगाना है अपना और फिर सोचना है कि पाइथन ने किया क्या होगा। तो आई होप कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा। तो हम चलते हैं आगे और देख लेते हैं कि हमें ये आउटपुट कैसे मिला, ओके। तो उसके लिए हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं इस इमेज पे आपका पूरा फोकस होना चाहिए अब, जो कि हमारा यहाँ पे सबसे पहला है वर्ड इक्वल्स टू ऑक्सीजन, जो कि हमारा सीक्वेंस था। यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी फॉर लूप। तो फॉर कैर इन वर्ड, और ये रहा हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कैर है इन दिस सीक्वेंस, यानी यहाँ पर इन है, इन का मतलब मेंबरशिप चेक करेगा वो। तो मेंबरशिप कैसे चेक करेगा? तो इसमें होगा ये कि सबसे पहले जो कैर है वो इस सीक्वेंस के फर्स्ट वर्ड के पास जाएगा, यानी कि ये जो वेरिएबल था हमारा, ये इसके फर्स्ट वर्ड के पास गया, फर्स्ट वर्ड नहीं सॉरी लेटर के पास गया, और फिर इसके बाद इसने आगे देखा तो आगे यहाँ पर इसके पास प्रिंट स्टेटमेंट था जो कि कह रहा था कि प्रिंट कैर। तो अब ये इस कैर की वैल्यू जो है वो फर्स्ट कैरेक्टर है, राइट। तो इसलिए इसने फर्स्ट कैरेक्टर को प्रिंट कर दिया। अभी लूप खत्म नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि अभी सीक्वेंस में और भी कैरेक्टर्स बाकी हैं, इसलिए ये जो कैर है ये दूसरी बार इस सीक्वेंस में गया, ठीक है। ये हमारा सीक्वेंस है, ये वर्ड, तो ये दूसरी बार इस सीक्वेंस में गया, इसे x मिला। अब कैर की वैल्यू जो है वो यहाँ पर x है, तो इसने क्या किया कि कैर की वैल्यू तो अभी x थी, इसलिए पाइथन ने यहाँ पर x को प्रिंट कर दिया, ओके। अभी भी इस सीक्वेंस में कुछ कैरेक्टर्स बाकी हैं, इसलिए ये कैर आगे बढ़ा इस सीक्वेंस में, तो इसे y मिला, इसने y को वापस यहाँ पर प्रिंट कर दिया, राइट। फिर अभी भी कुछ कैरेक्टर्स बाकी हैं इस लूप में, इसलिए वो आगे बढ़ा, इसे g मिला, इसने इसको प्रिंट कर दिया। फिर अभी भी कुछ कैरेक्टर्स बाकी हैं, तो ये थोड़ा आगे बढ़ा, इसे e मिला, इसने इसे प्रिंट कर दिया। अभी भी एक कैरेक्टर बाकी है, तो ये आगे बढ़ा और उसे n मिला और इसने फिर इस चीज़ को प्रिंट कर दिया। अब ये वापस चेक करेगा, ये जो कैर है यहाँ पर बार बार जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इस कैर की वैल्यू चेंज हो रही है हर बार, ठीक है। पहले इसकी O थी, फिर X हुई, फिर Y हुई, फिर G हुई, फिर E हुई, फिर N हुई, राइट। अब जब ये सीक्वेंस खत्म हो जाएगा तो ये जो कैर वेरिएबल है ये एक और बार लूप में घुसेगा, ये एक और बार सीक्वेंस में घुसेगा और चेक करेगा क्या अभी कोई और कैरेक्टर बाकी तो नहीं है। अब इसे यहाँ पर कुछ मिला नहीं, इसलिए ये एग्जिट हो गया और जो हमें आउटपुट मिला वो कुछ इस तरह का आउटपुट मिला जो कि इसके इक्वल था, राइट। तो आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। अगर ये चीज़ें आपको क्लियर नहीं हुई है तो आप वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए और दोबारा से प्ले कीजिए, अब मुझे यकीन है आपको समझ आ जाएगा।
एक दूसरा एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं जो कि मैंने बोला था पहले, ठीक है, उसको, यानी कि ये वाला, राइट। इसमें क्या हुआ, हम इसका अंदाजा लगाते हैं। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो इसका आउटपुट हमें कुछ ऐसे मिल रहा है। तो ये हुआ कैसे, यहाँ पर लूप है, फॉर लूप है, ए इन मेंबरशिप ऑपरेटर है और ये हमारे पास सीक्वेंस है। तो ये ए जो है वो सबसे पहले इस 1 पे गया। अब ए की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 1 है, लूप के अंदर आया तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट था वो था प्रिंट ए, इसलिए इसने मुझे ए की वैल्यू प्रिंट कर दी। अब ये आगे बढ़ा तो इसे दूसरा स्टेटमेंट मिला ए इंटू ए की वैल्यू अब यहाँ पे 1 थी तो इसलिए ए इंटू ए इसने रिटर्न किया 1 इंटू 1 जो कि होता है 1, इसलिए इसने मुझे यहाँ पर 1 प्रिंट कर दिया। अब ये ए आगे बढ़ा क्योंकि और कैरेक्टर्स अभी बाकी थे, तो अब इसे 2 मिला, तो अब ए की वैल्यू यहाँ पर 2 हुई। तो यहाँ पर स्टेटमेंट था हमारे पास प्रिंट ए, चूंकि ए की वैल्यू अब 2 हो गई है इसलिए पाइथन ने यहाँ पर 2 प्रिंट किया, राइट। अब ये और आगे बढ़ा तो उसे एक और स्टेटमेंट मिला, प्रिंट स्टेटमेंट, जो कि कह रहा था कि a इंटू ए। अब a की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 2 है तो इसलिए 2 इंटू 2 जो कि होता है 4, इसलिए पाइथन ने यहाँ पर 4 प्रिंट कर दिया। अब ये जो वेरिएबल है वो सीक्वेंस में और आगे बढ़ा और अब उसे वैल्यू मिली यहाँ पर 3। अब a की वैल्यू हमारे पास 3 है इसलिए प्रिंट a यानी कि प्रिंट 3, तो पाइथन ने यहाँ पर 3 प्रिंट किया। और प्रिंट a इंटू ए यानी कि a की वैल्यू तो अभी 3 है तो इसलिए 3 इंटू 3 इक्वल्स टू होता है 9, इसलिए पाइथन ने यहाँ पर 9 प्रिंट किया। आई होप कि अब तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। ऐसे और प्रोग्राम्स आने वाले हैं, उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जो पाइथन की प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग वाली सीरीज है उसको फॉलो करते रहें रेगुलर बेसिस पे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे टाइप के लूप की, जो कि है व्हाइल लूप। जैसा कि मैंने बताया था व्हाइल लूप कंडीशन के बेसिस पे काम करता है, तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये कंडीशन जब तक सेटिस्फाई होता रहेगा ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा, जैसे ही कंडीशन खत्म होता है ये एग्जिट कर जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके सिंटैक्स की। तो इसका जो सिंटैक्स है वो व्हाइल एक कीवर्ड है उससे चालू होगा। व्हाइल के बाद हमारे पास कुछ लॉजिकल एक्सप्रेशंस होंगे और फिर यहाँ पर ब्लॉक होगा। यहाँ पर ब्लॉक है तो इंडेंटेशन तो जरूर होगा जो कि 4 स्पेस के इक्वल होता है और फिर यहाँ से लूप बॉडी होगी। तो अब ये लूप बॉडी में बहुत सारी लाइंस भी हो सकती हैं, 1, 2, 1 करोड़, 10 करोड़, जितनी मन करे उतनी लाइनें आप लिख सकते हैं, राइट। अब इसी सिंटैक्स को कंसीडर करते हुए एक एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि ये जो व्हाइल लूप है वो कैसे काम करता है, राइट। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया a इक्वल्स टू 5 और मैंने यहाँ पर व्हाइल लूप को स्टार्ट किया। इसमें मैंने दिया व्हाइल जो कि एक कीवर्ड था, तो व्हाइल a ग्रेटर देन 0। ध्यान रहे जब भी हम ये कीवर्ड यूज करते हैं व्हाइल और फॉर, तो पाइथन समझ जाता है कि अब मुझे यहाँ पर लूप चालू हो रहा है, तो पाइथन को समझ में आ जाता है, इसलिए हम ये व्हाइल और फॉर कीवर्ड्स को यूज करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन था a ग्रेटर देन 0, यानी ये चेक करेगा व्हाइल a ग्रेटर देन 0 प्रिंट हेलो कॉमा a, और यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू चेंज हो रही है a-3 और अगला स्टेटमेंट है प्रिंट लूप ओवर। ध्यान रहे यहाँ पर कि ये जो हमारे पास ब्लॉक था, इस ब्लॉक के बाद हमारे पास यहाँ पे इंडेंटेशन था, राइट। और इस इंडेंटेशन का मतलब यही था, इस इंडेंटेशन में हमारे पास सिर्फ ये 2 स्टेटमेंट्स आए हैं। इसका मतलब इस व्हाइल लूप के जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमारे पास सिर्फ यही 2 हैं। ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है, ये प्रिंट स्टेटमेंट, ये इस व्हाइल लूप के बाहर है, ओके। तो लूप के अंदर बेसिकली ये 2 जो लाइंस हैं, यही 2 लाइंस कंसीडर होने वाले हैं और पाइथन इन्हीं 2 को कंसीडर करने वाला है, राइट। तो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो मुझे आउटपुट कुछ यूं मिला, हेलो 5, हेलो 2, लूप ओवर। तो ये आखिर आया कैसे, चलिए अब इसे भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारा a इक्वल्स टू 5 था, a की वैल्यू 5 थी। अब हमने यहाँ पर लूप स्टार्ट किया, हमने चेक किया कि व्हाइल a ग्रेटर देन 0, यानी कि a ग्रेटर देन 0 जब तक a 0 से बड़ा है। a की वैल्यू यहाँ पर 5 है, तो 5 0 से बड़ा है जो कि ये कंडीशन ट्रू है, इसलिए प्रिंट हेलो कॉमा a। इसलिए पाइथन ने यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास 5 है
तो इसलिए पाइथन ने यहाँ पर हेलो और ये 5, तो पाइथन ने यहाँ पर हेलो 5 प्रिंट किया, राइट। अब ये थोड़ा आगे बढ़ा तो इसे यहाँ पर a की वैल्यू यहाँ पर मिली। ये a जो वेरिएबल था ये यहाँ पर इसे कह रहा है कि a इक्वल्स टू a-3, यानी कि ये अब एक नया वेरिएबल असाइन हो रहा है जिसकी वैल्यू होगी a-3। a की वैल्यू यहाँ पर 5 थी, तो 5 - 3 होता है 2, यानी अब यहाँ पर a की वैल्यू जो है वो 2 हो चुकी है। तो अब ये वापस इस while लूप में घुसेगा। अब यहाँ पर while a, अब a की वैल्यू यहाँ पर 2 है, फिर भी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि 2 ग्रेटर देन 0, 2 तो 0 से बड़ा होता ही है, इसलिए अब a की वैल्यू यहाँ पर जब 2 है तो ये आगे बढ़ा, इसे प्रिंट स्टेटमेंट मिला। यहाँ पे लिखा था हेलो a की वैल्यू यहाँ पर 2 है, इसलिए पाइथन ने यहाँ पर हेलो 2 प्रिंट किया। हेलो 2 तभी यहाँ पर इसलिए प्रिंट हुआ। अब यहाँ पर a दोबारा असाइन हो रहा है, तो a इक्वल्स टू a-3, तो यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास इस टाइम पे 2 थी, तो 2 - 3 होता है -1। अब ये दोबारा while लूप में घुसेगा। अब यहाँ पर ये चेक करेगा while a, अब a की वैल्यू यहाँ पर -1 है और -1 ग्रेटर देन 0 ये चेक करेगा, जो कि यहाँ पे कंडीशन बिल्कुल गलत हो जाती है, राइट। तो ये जैसे ही गलत होता है, क्योंकि -1 तो बड़ा नहीं है ना 0 से, वो तो छोटा ही है, इसलिए यहाँ से कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई नहीं होता और इस लूप से वो अब पाइथन बाहर निकल के सीधे यहाँ पर जंप करता है और उसे यहाँ पर ये स्टेटमेंट मिलता है प्रिंट लूप ओवर, इसलिए पाइथन ने यहाँ पर लूप ओवर प्रिंट किया। तो आई होप कि आपको ये प्रोग्राम भी समझ में आ गया होगा। अब एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर मैं दोबारा से वही लिख रहा हूँ कि n इक्वल्स टू 1 while n लेस देन 5, n की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो n की वैल्यू जो है वो लेस देन 5, जो कि बिल्कुल सही है। तो ये अब यहाँ पर लूप सेम चीज़ है वहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी सेम चीज़ है। ये जो दो स्टेटमेंट है हमारे पास, यही दो इस लूप के अंदर आते हैं। ये प्रिंट स्टेटमेंट है, ये while लूप के बाहर है, ओके। तो हम यहाँ पे लॉजिकल एक्सप्रेशन की बात कर रहे थे, तो n लेस देन 5, n की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो 1 लेस देन 5 ट्रू है, तो प्रिंट स्क्वायर ऑफ n, यानी कि स्क्वायर ऑफ 1 इज 1 इंटू 1, यानी कि n इंटू n, और n की वैल्यू यहाँ पर 1 थी, इसलिए 1 इंटू 1। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो मुझे यहाँ पर ये कुछ ऐसा आउटपुट मिलता है, स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, स्क्वायर ऑफ 4 इज 16, ओके। तो ये तो हमें क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। स्क्वायर ऑफ n की वैल्यू जब 1 थी तो यहाँ पर इसने प्रिंट कर दिया स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, लेकिन अभी प्रिंट स्टेटमेंट के जब आगे बढ़ा तो इसे यहाँ पर मिला n प्लस इक्वल्स टू 1, यानी n में अब एक वैल्यू ऐड कर दो। तो अब n पहले 1 था, तो अब n की वैल्यू यहाँ पर +1 हो गई, तो यानी 1 + 1 2 हो गई। तो अब यहाँ पर वापस ये n जो है ये वापस while लूप में घुस रहा है। अब यहाँ पर 2 है, तो 2 लेस देन 5, जो कि बिल्कुल सही है। प्रिंट स्क्वायर ऑफ n की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो स्क्वायर ऑफ 2 इज 2 इंटू 2 4, और पाइथन ने यहाँ पर प्रिंट किया स्क्वायर ऑफ 2 इज 4। यहाँ पर n की वैल्यू वापस चेंज हुई, इसका मतलब होता है n इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तो इसका n प्लस इक्वल्स टू 1 का मतलब होता है कि n इक्वल्स टू n प्लस 1, राइट। तो अब हमारे पास यहाँ पे 2 था, राइट, n की वैल्यू 2 थी, तो 2 + 1 हो गया हमारे पास 3। अभी भी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो स्क्वायर ऑफ n यानी कि 3, तो स्क्वायर ऑफ 3 इज 3 इंटू 3 9, तो यहाँ पर पाइथन ने प्रिंट किया स्क्वायर ऑफ 3 इज 9। सेम वापस यहाँ पर n की वैल्यू चेंज हो रही है। अब n की वैल्यू यहाँ पर 3 थी, तो 3 + 1 4, सेम चीज यहाँ पर वापस प्रिंट होगी स्क्वायर ऑफ n, जो कि है अब 4, जो कि यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो स्क्वायर ऑफ 4 इज 4 इंटू 4 16, और पाइथन ने यहाँ पर प्रिंट किया स्क्वायर ऑफ 4 इज 16। अब वापस यहाँ पर हम कंसीडर करें तो n प्लस इक्वल्स टू 1, यानी n इक्वल्स टू n प्लस 1, तो 4 + 1 5, ये वापस इस while लूप में जाएगा। यहाँ पर 5 लेस देन 5, ये कंडीशन बिल्कुल गलत है। अब खुद 5 से छोटा थोड़ी ना होगा, इसलिए ये कंडीशन यहाँ पर गलत हो गई। ये जो लूप है वो एग्जिट हुआ और वो जंप किया इस स्टेटमेंट पे, प्रिंट स्टेटमेंट पे, जो कि इसे यहाँ पर लिखा था कि प्रिंट थैंक यू, तो इसने यहाँ पर थैंक यू प्रिंट कर दिया,
ओके, सो आई होप कि आपको ये जो दोनों प्रोग्राम्स थे फॉर लूप और व्हाइल लूप के, ये आपको समझ आ गए होंगे। और अगर नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और आप इन कोड्स को एक बार अपने हाथों से लिख कर देखिए, आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर हम डिस्कस कर रहे होंगे कुछ और फॉर्म्स ऑफ लूप्स के बारे में और कुछ जंप स्टेटमेंट्स के बारे में, यानी ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स के बारे में, और इन फॉर लूप और व्हाइल लूप को थोड़ा डिटेल में लेकर जाएंगे। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को चेकआउट कीजिए, पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।